अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 68 स्टार्ट हो गया जी हमारा कैफ 1 का। अच्छा जी, बच्चों के पूरे होने तक हम 9th और 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक बात ज़रूर रहती है, अब याद करा देना, जब मेरे दोनों टारगेट वाले सवाल हो जाएं और ये बात रहती है, फिर टाइम हो 2-4 मिनट तो काफ़ी होंगे, अभी नहीं छेड़ूंगा। अभी सिर्फ इतना याद कर लिया, पर्चा जिससे पास हो जाता है कि क्रेडिट नोट इशूड, एक ही याद रख लें, क्रेडिट नोट इशूड का मतलब क्या होता है, शेयर रिटर्न। अब वो सारी बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। 9th क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, इसमें प्लीज़ बेटा बातें नहीं करें, बेटा प्लीज़ बातें नहीं करें। इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट तो हम कर चुके थे, बाकी फटाफट कर लेते हैं। जेली ट्रेडर्स, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग बना लेते हैं। भाई ये तंग तो नहीं होते आप जब आप खुद करते हैं रेक्टिफाइंग, मैंने एंड पे रखा होता है, आपको मैंने पहले रखने का कहा हुआ है, होना नहीं चाहिए। आपकी 3 एक पेज बन ही नहीं सकते, मसला ये। इसलिए आपको क्या मसला है, आप तो वैसे ही एक सफ़े के ऊपर 2 ही बना सकते हैं ना, बना लेते हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर आप ये बात सुने, अगर आप इस तरह से प्रॉपरली इसको, प्लीज़ बेटा बातें नहीं करें, अगर आप प्रॉपरली इसको इस तरह से डिनोट करके ये 3 कॉलम्स ही बना देते हैं तो लिखा नहीं हुआ ऊपर रेक्टिफाइंग एंट्रीज, क्लियरली लिखा होगा, गुड, इट्स ऑल गुड, ये पूरे नंबर मिलेंगे इसके, उसने आपको इसके नंबर देने हैं। वर्किंग इधर ही कर सकते हो, लेकिन मुश्किल है मैनेज करना, इसलिए आदत वो डाली जो आपको आई कैप के पर्चे में भी मसला नहीं करेगी। थोड़ा पेज तंग होता है ना, ज़रा थोड़ा सा निस्बतन आपके रजिस्टर से भी थोड़ा सा तंग होता है, तो इस वजह से आपको ओरिजिनल रॉन्ग वर्किंग में, और चुप कर जाएं अब, थोड़ा साथ हो जाए, कुछ नहीं होता, लड़ाई ना डाल लिया करें। ओरिजिनल रॉन्ग, आज सवाल उधर होना है, आज सवाल उधर होना है, आज आपके इलाके में सवाल होना है दोनों सवाल बल्कि। अच्छा जी, लेकिन ओरिजिनल रॉन्ग में शायद इधर ही करूँ क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपने ओरिजिनल रॉन्ग वर्किंग में करके मेन सफ़े पे रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी होती है, लेकिन कभी कभी वो प्रॉफिट करेक्शन मांगता है, फिर तो ये तीनों ही वर्किंग है अगर करनी पड़े तो, फिर बेशक चुन्ने चुन्ने कॉलम बना के गंद गंद मार लो, कोई मसला नहीं, वर्किंग है आपकी, उसने तो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट पे नंबर देने हैं आपको, ठीक है। बहरहाल चलें शुरू करते हैं काम। बहुत आसान सवाल था, इसमें से एक एडजस्टमेंट हो चुकी हुई है। ये क्या चीज़ की है, ये BRS नहीं है, अब BRS के टॉपिक में आई तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में था, जनरल एंट्रीज है, ये करवाता हूँ सारी एंट्रीज, सिर्फ हमने अभी तक इसमें से ये 4 कर ली हुई है, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना 4 में, तो शुरू में की थी बचपन में। अब 10 मिनट का टारगेट ज़्यादा है, इतना आसान सवाल है, देखिएगा। और कितने नंबर का था, 8 नंबर का। ये रिसेंट सवाल चल रहे हैं। अब पेमेंट ऑफ 900 टू अ सप्लायर, आगे नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना। पहली एडजस्टमेंट, पेमेंट सप्लायर को की है, क्या एंट्री होगी, सप्लायर को पेमेंट की ना, क्रेडिटर डेबिट कैश, क्रेडिट कैश या बैंक जो भी लिख लो, कितनी है 90, सवारी लबे ना लबे हैं। एडे तुसी हाई है साले। अच्छा जी, अब ये होना था। अच्छा उसने क्या किया, कहता है वॉज रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन, ओ उसने गलती से इन्वेंट्री या परचेजेस डेबिट कर दिया। देखते हैं क्या करता है ये, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड यूज कर रहा है, तो इसका मतलब इन्वेंट्री, जब चीज़ें खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, तो इतनी सिंपल एडजस्टमेंट है यार, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया उन्होंने गलती से, तो कोई बात नहीं, आप हैं ना सही करने के लिए। ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा, निकम्मा नखट्टू। तो 90 रुपये से आपने ये एंट्री पास कर दी। वॉज रिकॉर्डेड एज इन्वेंट्री परचेज, अमाउंट नहीं बताई तो वही अमाउंट जो थी उसी से ही की होगी। अब सही करना एंट्री को, तो क्रेडिटर डेबिट करना था, नहीं किया, करिएगा। कैश क्रेडिट करना था, हो गया, डन बाय अकाउंटेंट, ऑलरेडी हो गया, कुछ ना करिए। और इन्वेंट्री गलत डेबिट हुआ है भाई, गुड्स परचेज नहीं की थी तो इन्वेंट्री गलत डेबिट हुआ, तो सही करने के लिए क्रेडिट कर लें जी। को मसला बोल, चलो अच्छा जी। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये हो गई थी एडजस्टमेंट, ये आसान आसान एडजस्टमेंट थी 9वें 10वें में, और रिसेंट तरीन सवाल यही है आपके पास पेपर के, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया इनको करके, एक आधी गलत भी कर लो, बाकी एडजस्टमेंट तो सही है ना। अब 8 में से 6 नंबर तो आ ही जाते हैं इसमें
नेक्स्ट है जी, इन्वेंट्री विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। आगे ना पढ़ो, आगे ना पढ़ो, आगे ना पढ़ो, आगे ना पढ़ो। इन्वेंट्री विदड्रॉन, ड्रॉइंग्स डेबिट, और चूंकि ये परपेचुअल सिस्टम है तो अच्छा, अब ये एंट्री होती किससे है? कॉस्ट से, ठीक है, सेल प्राइस से नहीं होती। अब ये देखना ही है कि उसने कौन सी फिगर लिखी। कहता है इन्वेंट्री विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज वाज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल फॉर 460। अब क्लियर नहीं है कि ये 460 सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट है। वैसे उसने बताया हुआ है कि वो मार्जिन 25% मार्जिन पे बेचता है। अब बताओ भाई क्या करें फिर, जहन में क्या आता है आपके? जी नहीं, मेरा सवाल ये है, जी मेरा सवाल ये है कि ये कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस है? कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस है? कैसे पता लगा? क्योंकि उसने कहा है इस वाज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट सेल ऑफ 460, ठीक है, तो सेल तो सेलिंग प्राइस में रिकॉर्ड होती है ना। अब ये 460 से होना नहीं चाहिए था। उसने ठीक है गलती जो की है वो रॉन्ग में लिखेंगे, डन बाय अकाउंटेंट में हम यही अमाउंट लिखेंगे, लेकिन ये एंट्री होनी किससे चाहिए? कॉस्ट से। अब फौरन ऐसे पर्चे के अंदर वो जबानी करेंगे आप, इंशाल्लाह आपको ये इक्वेशन बनाने की भी शायद जरूरत ना पड़ रही हो, लेकिन कम से कम इतनी छोटी सी वर्किंग का बच्चा कर लिया करें, सिर्फ ये लिख लिया करें, इससे ज़रा एरर फ्री हो जाता है। लगे कि कितने 2 से 3 सेकंड एडिशनल, लेकिन एरर फ्री हो जाएगा काम, ठीक है। अगर वो प्रॉफिट ऑन सेल कह रहा है तो फिर 100 मार्कअप मार्जिन है, किया था ना रिवाइज, 25 प्रॉफिट और बैलेंसिंग कॉस्ट ले लेंगे। अब वो बैलेंसिंग बुलेंसिंग भी ना लिखा करेंगे, तो आप दिमाग में बना लें तो मत लिखें, लेकिन अगर लिख लेंगे तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। अब 460 क्या है? सेल प्राइस, लेकिन गलत है, ये तो होनी चाहिए थी कॉस्ट से एंट्री, तो डिवाइडेड बाय 100 करो, ये गिवन अमाउंट सेल है, सेल की परसेंट से डिवाइड करो। रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है जी? कॉस्ट, उसकी परसेंटेज इक्वेशन में क्या है? 75। नहीं, वो तो प्रॉफिट है, 25 तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट रिवर्स कर सकते हैं, मैं वो नहीं कर रहा, मैं सिंपल एंट्री करा रहा हूँ कि ये एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग डेबिट। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा डायरेक्ट प्रॉफिट को सोचना। सुकून से देखो, होना क्या चाहिए था? ड्राइंग्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट वाली अमाउंट से कितना आता है? 345। अच्छा, 345 से ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन भाईजान ने क्या कर दिया? भाईजान ने कर दिया उसको क्रेडिट सेल के तौर पे रिकॉर्ड, अखीरी कर दी भाईजान ने एंट्री कर दी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अब ये तो सेलिंग प्राइस ही हुई ना 460 से, ठीक है जी। अब लिख भी ले यार, अब क्या करें जी? ड्राइंग्स डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लें कितने से? कितने से? 345 से। अब जो डायरेक्ट ये एंट्री सोच कर रहे होंगे वो ये वाली वर्किंग इधर शो कर देंगे, और जिन्होंने इसको वर्किंग में शो किया होगा तो उनको ज़रूरत नहीं है, ये एक जगह वर्किंग शो करनी होती है ना। इन्वेंट्री क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लें कितने से? अच्छा जी, डेटर डेबिट हो गया भाईजान, गलत हो गया है, वो एंट्री रिवर्स करनी है। आप यूँ भी कर सकते थे, ये एंट्री कर लें, ये उल्टा दें, मैं ऐसे कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यूँ करते ड्राइंग डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट और सेल डेबिट डेटर क्रेडिट, कोई मसला नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर दूँ या ये ठीक है? यही ठीक है, जैसे कर लें, कोई मसला नहीं है, जैसे कर लें, जैसे मर्जी कर लें। सेल्स डेबिट कर दें क्योंकि सेल क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। लें जी, एडजस्टमेंट नंबर 2 में कोई मसला नहीं, इतने आसान सवाल आते हैं आजकल, कमाल नहीं होगी फिर तो। एडजस्टमेंट 3 भी कर दें फिर। इन्वेंट्री रिटर्न बाय कस्टमर विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 540। 1 मिनट रुक जाएं, परपेचुअल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो सेल के वक्त भी 2 एंट्रीज, कॉस्ट ऑफ सेल के वक्त भी 2 एंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो थर्ड एडजस्टमेंट, शेयर रिटर्न की एंट्री कराओ पहले। शेयर रिटर्न की एंट्री क्या होती है? शेयर रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, और साथ ही इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। वो पीरियोडिक परपेचुअल पूरे दिन लगा के रिवाइज करने का, सवाल दे के अगले दिन भी खपने का, सिर्फ इतना सा था यहाँ पर, एक आधी एडजस्टमेंट उसकी थी, लेकिन चलो वो कॉन्सेप्ट ज़रूरी था। आगे जाके एनपीओ में मुझे ट्रायल बैलेंस से इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जैसे आप पीएनएल बनाया करते थे इंट्रो में, जो कि आप नहीं बना के आए, तो वो ट्रायल को यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें भी फिर वो कॉन्सेप्ट चलेगा, तो दोबारा रिवाइज करा दूंगा। इसलिए मैंने कहा जब बात हो रही है तो सारी कर दूँ। पीरियोडिक परपेचुअल रिवाइज किया,
बहुत कम यूज़ हो रहा है लेकिन कर लिया। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसको हमने आधे दिन के अंदर, पौने दिन के अंदर रिवाइज किया था, ठीक है ना। चले खैर, वो ये फ़ायदा होगा ना, सारी एडजस्टमेंट्स इकट्ठी कर दी थी, अब वो वहम ख़त्म हो गए सारे। भाई टाइम से आया करो। देखो ना आज आप लोग, ये बहुत मुश्किल एडजस्टमेंट, लेट आने वाला, ये बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आ रही थी। हंसो मत, उन्हें पता चल जाएगा कि बहुत आसान थी। नहीं, अगर मुश्किल होती तो हमने मुश्किल भी कर दी थी, अब तरतीब में आई यही है आगे। इन्वेंट्री रिटर्न बाय कस्टमर विद सेलिंग प्राइस ऑफ 540 वाज तो पता नहीं, बाद में देखेंगे ना। तो सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, ये तो होनी है सेलिंग प्राइस से एंट्री 540 से। लेकिन जो दूसरी एंट्री है वो आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सॉरी इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट की जो एंट्री है वो कॉस्ट की, वो कॉस्ट से होनी है। अब वो कॉस्ट फिर अगेन निकाल लें, कोई मसला ही नहीं है। 540 सेलिंग प्राइस है, ये आपके दाएं नहीं बाएं तरफ ये इक्वेशन पड़ी है। अब ये सेलिंग प्राइस है गिवन अमाउंट, इसको डिवाइड करें इसकी परसेंटेज से, यानी 100। हमें चाहिए कॉस्ट, उसकी परसेंटेज इक्वेशन में। अच्छा, अब यही मार्कअप होता तो इक्वेशन ही बदलनी थी, ये फॉर्मूला नहीं बदलना था। सही है, इक्वेशन बदल जाती, सेलिंग प्राइस जो है वो 125 होती, अगर मार्कअप होता है ये तो डिवाइड 125 से करते, मल्टीप्लाई 100 से कर देते। तो मार्कअप मार्जिन की रिवीजन भी ज़रूरी थी। अच्छे वाले मुफ्त के नंबर मिस कर देता है बंदा। जी बोलो। 405, ओए होए होए, 15 नंबर रह गए आप लोगों के नंबर तक, 420 तक है। अच्छा जी, ये तो भाईजान होना चाहिए था ना, ये तो हम कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था। ये पता नहीं अब उसने क्या मुंह इरेक्ट किया है। कहता है जो इन्वेंट्री रिटर्न बाय कस्टमर थी जिसकी सेलिंग प्राइस 540 थी, वर डेबिटेड टू इन्वेंट्री, वर डेबिटेड टू इन्वेंट्री एंड was credited to receivable at selling price। receivable मतलब डेटर। कमाल नहीं कर दिया भाई, एंट्री चेक करो भाई की 500, तो मैं एंट्री चेक किया करो और तुम बस हंसा करो, उसके ये ना सोचा करो इसने ये कैसे कर ली होगी। ये कमाल करता है, कभी कभी तो कमाल करता है। हाँ भाई, सेल रिटर्न डेबिट होना था, नहीं हुआ, करिएगा। डेटर क्रेडिट 540 से होना था, हो गया, कुछ ना करिएगा। इन्वेंट्री डेबिट होना था 405 से, इन्वेंट्री डेबिट हुआ, ज़्यादा हो गया डेबिट, तो सही करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। जी कितने से दोनों का डिफरेंस ले लें जी, ऐसे कर लूँ, ऐसे तरह शो कर देते हैं, शो मार देते हैं थोड़ी सी। 540 माइनस 500, 405 जी, 135 से क्रेडिट करना था, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो वो भी क्रेडिट कर लीजिए जी। एंट्री बैलेंस हो गई, सस्पेंस ही नहीं आ रहा। तभी तो इस सवाल के एडजस्टमेंट्स बच गई थी। फिक्स्ड एसेट्स वाली होती तो पहले 2-3 एग्जांपल्स में आ गई होती, मैंने सारी उठा ली थी। और अगर सस्पेंस आ रहा होता या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की एंट्रीज होती तो एग्जांपल कौन सी थी, 6-7 थी, उनमें आ जाना था। तो ये सवाल बच इसीलिए गया कि ये दोनों चीज़ों की यहाँ पे कमी थी। आसान एडजस्टमेंट्स थी सामने, उन्हें भी पता है ना इंट्रो में बच्चे कैसे पढ़ के आते हैं, अक्कड़ बक्कड़ करके। चले तो ना किया करें अक्कड़ बक्कड़। नंबर 4 ऑलरेडी डन है, 5 करें। बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट है, बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट है। पढ़े घर पे किया ना। अब एक्रूवल पे 2.5 दिन लगाना ये कोई ऐसे नहीं था, रोज़ के रोने से एक बार रोए थे हम, दबा के रोए थे। एक्रूवल ने आपको हेल्प किया बोरिंग कॉस्ट में भी, गवर्नमेंट ग्रांट में भी, और अब करेक्शन में उसकी एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। और यहाँ पे बात रुकेगी नहीं, ये तो चलेगी आगे, ठीक है। IAS 8 में कोई करेक्शन आ जाए नज़र नहीं आ रही मुझे कोई थी, लेकिन कैश फ्लो के टॉपिक में और NPO के टॉपिक में एक्रूवल की एडजस्टमेंट्स होती हैं लाजमी। यानी एक्रूवल खुद टॉपिक नहीं है, लेकिन एक्रूवल मिला जुला के 10-12 नंबर ले ही जाता है पूरे पर्चे में। तो ऐसे नहीं उसके ऊपर 2-2.5 मतलब 3 सवालों के अंदर उसकी एडजस्टमेंट पड़ी हो, हर जगह 2-2 नंबर की एडजस्टमेंट, 3-3, अगर 2-2 नंबर भी दे दें तो 6-7 नंबर उसके भी होंगे, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है। और ये आगे भी ऐसे ही, FAR 2 में भी ऐसे ही है। तो अच्छे से रिवाइज कर लिया, FAR 2 में और कम मेहनत लगेगी, चलना उधर भी है एक्रूवल ने, जान नहीं छोड़नी उसमें, हर टॉपिक में वहाँ भी घुसा होगा ये, IAS 12 में, फाइनल अकाउंट्स में, कंसोलिडेशन में, ठीक है। तो पढ़ा हुआ भूलना नहीं है, ए मत जे मत जी बेटा। नहीं, उसने ये कहा तो है बेटा कि जो 540 रुपये
की सेल रिटर्न थी वो डेबिट किया उसने इन्वेंट्री में और क्रेडिट किया रिसीवेबल में, खुद बता रहा है रॉन्ग एंट्री में सिर्फ यही हुआ। अब ये कैसे हो सकता है कि वो इन्वेंट्री डेबिट डेटर क्रेडिट भी कर रहा है और फिर आपके ख्याल में इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट भी कर रहा है? ये मुमकिन नहीं है ना। उसने जो किया है रॉन्ग उसने खुद बता दी, ठीक है, उसने पूरी रॉन्ग एंट्री ही बता दी ना, डेबिट भी बता दिया क्रेडिट भी बता दिया, कोई खामोशी नहीं छोड़ी ना उसने। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट हो गई थी। एडजस्टमेंट में कहता है चेक इशूड फॉर 1 ईयर रेंट फॉर यकम मई 23 टू 30 अप्रैल 24। हमारा ईयर 31 दिसंबर 23 पे खत्म हो रहा है। ओह सॉरी, अच्छा किधर है, ओह माय गॉड, ये तो और भी गड़बड़ हो गई। वो मई और जून के 2 महीने का रेंट हमने पे किया है, इशू किया है ना। हाँ, तो अभी छोड़ो आगे क्या हुआ है। रेंट का चेक यकम मई को आपने इशू किया है और ये पूरे साल के रेंट का चेक है। साल में 12 महीने होते हैं, आपके इस साल में उसके सिर्फ 2 महीने गिर रहे हैं, तो एक्सपेंस में जाना चाहिए 2 महीने का रेंट, बाकी प्री पेमेंट है और बैंक क्रेडिट हो गया, ठीक है। लेकिन बात ये नहीं है, असल में मामला क्या है, जो ये होना था ना जी, कितने गई एडजस्टमेंट, हाँ, वो कह रहा है कि चेक इशूड, ये तो येलो ही हो जाएगा, कोई और कलर लें, फरोजी रंग ले लें। अ चेक इशूड फॉर 1 ईयर रेंट फ्रॉम यकम मई टू 30 अप्रैल अमाउंटिंग टू 240 वॉज डिसऑनर्ड ड्यू टू मिस्टेक इन द नेम ऑफ पार्टी। आपको पता है ना, नाम के स्पेलिंग भी ऊपर नीचे हो जाए तो चेक वो बैंक वाले नहीं क्लियर करते, तो वो तो चेक वापस आ गया। हमारा वो लैंडलॉर्ड कह रहा है यार आपको पता भी है मेरा नाम सर्वर SARWAR है, तुमने ER लिख दिया है, पता भी है तुम लोगों को, अब चेक वापस आ गए। अब इसका क्या हल होता था बचपन में जो आप करते थे इंट्रो में? भाई डिसऑनर चेक की तो सबसे आसान एंट्री ज़िंदगी के अंदर आपने सीखी डिसऑनर चेक की होगी, क्योंकि उसकी अपनी कोई एंट्री नहीं ना होती। आपने जो किया था, आपको चेक रिसीव हुआ तो आपने एंट्री की बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, वो डिसऑनर हो गया तो उस एंट्री को उल्टा दें। बोलना नहीं है, उसको उल्टा दें, बस बोलना थोड़े ही एंट्री, डिसऑनर चेक की कोई एंट्री होती है, असल एंट्री का उलट है बस। तो अपनी असल एंट्री सोचेंगे और उल्टा देंगे उसको। ऐसे ही आपने चेक इशू किया, अच्छा अब आपका चेक डिसऑनर बैलेंस की वजह से नहीं होता, आप अच्छे लोग हैं ना कि नहीं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर खामोश हो सवाल कि डिसऑनर चेक हुआ है, किसका चेक डिसऑनर हुआ, तो आपने कहना है हमारा तो हो नहीं सकता, हम तो ऐसे हरकतें नहीं करते। पता है ये ऑफेंस है, इसके ऊपर सजा भी है। खैर एनीवेज छोड़ें, बात और तरह चली जाएगी। तो आपने चेक जो इशू किया वो डिसऑनर इसी वजह से ही हो सकता है, कोई नाम की गलती हो जाए, कोई डेट की गलती हो जाए, कोई थोड़ी बहुत साइन के ऊपर नीचे का कहीं पे कोई लाइन लग जाए, वो वापस आ सकता है, वरना बैलेंस तो आपका होता है। आप ऐसे नहीं चवल नहीं मारते, धोखा नहीं देते, अगले को गोली नहीं कराते कि चेक दे दें और उधर पैसे ना पड़े हो। एनीवेज, तो आपने चेक जो इशू किया था, वो चेक जो इशू किया था उसकी एंट्री क्या करनी चाहिए थी आपको, बोलो? बैंक डेबिट कैसे बेटा, आपने चेक इशू किया है, बैंक क्रेडिट, चलो तरतीब से चलते हैं। आपने चेक इशू किया कितने का? 240 का, ठीक है। ये चेक जो है इसमें 2 महीने का एक्सपेंस है, वो 240 इंटू 2/12 कर दो, डिवाइड बाय 12 इंटू 2 भी कर सकते हैं। 40 एक्सपेंस में जाना था, बाकी प्रीपेड रेंट था, बैलेंसिंग, ठीक है जी। कितना? ये तो होना था जब एक्चुअल में चेक इशू हुआ, लेकिन वो बात यहां पे उसने नहीं रोकी, एक स्टेप आगे ले गया। कहता है ये जो चेक इशू किया था ये डिसऑनर हो गया। अब पिछली बात उसने ये नहीं कही कि इसमें कोई गलती थी, इसका मतलब ये तो सब सही होगा ना। अब वो क्या कह रहा है? दिस चेक वॉज डिसऑनर्ड ड्यू टू मिस्टेक इन द नेम ऑफ पार्टी। अब डिसऑनर चेक आगे जो भी कह रहा है उसको छोड़े, रिवर्स करना होता है। अगर उसने ये कह दिया कि रिवर्स हो गया है और नया रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो नया रिकॉर्ड कर लेंगे इसी तरह से। और अगर वो कह रहा है कि रिवर्स नहीं हुआ, नया रिकॉर्ड होना तो बात की बात है, तो रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कहता है नो एंट्री वाज मेड अपॉन द रिटर्न ऑफ चेक, और न्यू चेक अगले साल में जाके इश्यू हुआ। इसका मतलब सिर्फ करना क्या था, ये वाली एंट्री उल्टानी थी, ये उन्होंने उल्टाई नहीं है। ये चेक डिसऑनर हो गया, यकम मई को ये इशू किया था, लेट्स से यकम जून को ये वापस आ गया। अब आपने तो ये एंट्री की हुई थी ना, ये चेक क्या हो गया? डिसऑनर, तो इसको रिटर्न करना है।
ये नहीं है कि आपने नया चेक इशू करना है, अगले महीने करना है तो इसकी एंट्री रिवर्स ना करें, जो पड़ी है वही पड़ी रहे, ऐसा कभी भी नहीं होता। उसी दिन आप नया चेक इशू करते तो पुराने को कैंसिल करना जरूरी होता था। यही आपने इंट्रो में पढ़ा था बीआरएस के टॉपिक में। उसी दिन उसको रिवर्स करें और नए चेक को, चेक का नंबर तो बदल जाता है ना, चेक का नंबर तो एटलीस्ट बदल जाता है ना, तो वो चेक रिवर्स करें, उसी वक्त नया चेक इशू कर दें। बेशक आप उस आपने क्रेडिटर को पेमेंट की, आपने एंट्री की क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट, चेक में नाम गलत हो गया, वो बंदा बैंक में गया, उसी वक्त वापस आ गया, आपने कहा हो अच्छा सॉरी यार, सही करके साइन कर दिया, नया चेक बना दिया, जो भी किया आपने, जो भी किया आपने, पुराने की रिवर्सल की एंट्री उसी वक्त डालनी है। बैंक डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, पुराना चेक फाड़ के डस्टबिन बैंक ने, नया चेक बना के उसकी फिर दोबारा एंट्री करनी, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट। तो ये रिटर्न हुआ डिसऑनर होने की वजह से, तो कोई एंट्री नहीं की, और फिर नया चेक कब इशू कर रहे हैं? अगले साल। तो इसका मतलब इस साल में तो सिर्फ क्या होना था? इसकी रिवर्सल। तो होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था बैंक डेबिट, होना चाहिए था बैंक डेबिट, मुझे कर लेने देना जो मैं कह रहा हूं, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। अब 240 का 2/12 था ना, ये आपने यहाँ शो करना है ना असल में। तो बैंक में कितना चेक इशू किया था आपने? 200, इसमें से 40 का एक्सपेंस था और बाकी 200 प्रीपेड था, ये रिवर्स हो गया। हो गया रिवर्स? ये होना चाहिए था ना रिवर्स, नहीं हुआ तो इसको रिवर्स कर दें। बैंक डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। अच्छा, अब एक छोटा सा मसला और हो गया है। ये तो हो गया सही, आपने चेक को तो कैंसिल कर दिया, एक छोटू सा मसला और हो गया। वो क्या है भाई? 2 महीने का एक्सपेंस तो बन चुका है ना, वो पे नहीं हुआ तो पेएबल होता है, एक्सपेंस एक्रू हो जाता है। आपने 2 महीने बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली मई और जून की, तो 2 महीने का एक्सपेंस बुक करना है नहीं करना? वो बुक करना है, रेंट एक्सपेंस डेबिट होना है। अगर पेमेंट हो गई है तो बैंक या कैश क्रेडिट नहीं हुई है तो पेएबल क्रेडिट तो करना था ना। आपने पूरी एंट्री उल्टा दी, तो एक एंट्री आपको एडिशनल करनी पड़ेगी, और वो है रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट, ये मैंने तोड़ के कर दी। एक और तरीका भी है, वो बाद में बताता हूँ, पहले ये बताओ समझ आता है? ये जो मैं रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल 40 की एंट्री कर रहा हूँ, ये बात समझ में आई है? क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक्सपेंस तो एक्रू हो गया था ना, तो अगर पे नहीं हुआ तो फिर पेएबल है, या तो एक्सपेंस पे हो जाता है या एक्सपेंस पेएबल होता है, और सही है। तो ये एक्सपेंस पे नहीं हुआ तो एक्सपेंस क्या है फिर? पेएबल। को मसला? अब एक छोटा सा इसका हल और भी था। वो क्या था? आप ये 2 एंट्रीज अलग अलग करने की बजाय ये भी कर सकते थे। आप कहते जी बैंक डेबिट हो गया, वो समझ नहीं आता असल में, इसलिए डायरेक्ट नहीं बोला, ठीक है, और रेंट एक्सपेंस की बजाय रेंट पेएबल क्रेडिट कर दें, और बाकी प्रीपेड रेंट क्रेडिट कर दें। तो इससे होगा क्या? एक्सपेंस तो पहले ही आपका बुक हुआ पड़ा था 40 रुपए का, वो जब आपने असल में एंट्री की थी तो चेक को उल्टा दिया, लेकिन एक्सपेंस को क्रेडिट करने की वजह से पेएबल में क्रेडिट कर दिया, तो एक्सपेंस फिर भी मौजूद है। ये मुश्किल लग रही है ज़रा। अब ठीक है, ये हो सकता था, बट आप छोड़ें, नहीं हो सकता था, ये हो सकता था, ठीक है। बात समझ आई है वैसे मेरी? वैसे बाय द वे शायद सोल्यूशन भी आई कैप ने यही किया होगा। अगर आप सोल्यूशन में चाहती मारें तो रेंट एक्सपेंस की बजाय रेंट पेएबल क्रेडिट है, तो वो असल में 2 एंट्रीज को उन्हें रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट करके हमने डेबिट किया ना, उसने ये अलग अलग नहीं किया। वो असल एंट्री जब हुई होगी तो एक्सपेंस तो डेबिट हुआ पड़ा था। मसला क्या हुआ है? बैंक से क्रेडिट हो गया, मतलब बैंक से क्रेडिट हो गया था ना, ये 240 पूरा ही, तो 40 भी क्रेडिट हो गया था। वो बैंक वाला क्रेडिट हमने उल्टा दिया डेबिट करके, तो फिर वो क्या बन गया? एकदम से पेएबल। तो 2 एंट्रीज हैं मिलाकर एक बनी हुई है, आप 2 ही करें। ये अच्छा लग रहा है, ये इजी लग रहा है, ठीक है, सही है। चलें नेक्स्ट। इसमें कितनी एडजस्टमेंट्स हैं करने वाली? सेकंड और फोर्थ है बस। लो ये तो हो जाएगा, मैं कहने लगा था इसको बाद में करते हैं आके, लेकिन हो जाएगा ये तो। भाई कोई मसला है तो 9th में पूछ लें, 9th में कोई मसला है तो। जी बेटा, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये 2 एंट्रीज करके भी आप यहीं पे पहुंच सकते हैं।
आप अगर ये वाली बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं जी प्री पेड रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट पूरा 240, और फिर एंड पे आके आप क्या करेंगे, आप 2 महीने का एक्सपेंस बुक करेंगे, एक्सपेंस डेबिट प्री पेड क्रेडिट 40 से। तो मैंने इसी को इकट्ठा किया, मैंने बैंक 240 से क्रेडिट किया, एक्सपेंस 40 से, और ये 240 से 40 निकालें तो प्री पेड 200 से। ये भी सिखाया आपको प्री पेमेंट की एंट्री में कि दोनों एंट्रीज करो, आपकी मर्जी है, कंबाइन करके सही वाली एंट्री करो करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में, आपकी मर्जी है। तो इजी काम है, ज़रा इस तरह से कर लेते हैं कि ये होना चाहिए, अल्टीमेटली डे एंड पे ये होना चाहिए। अगर आप यूँ बात करें तो 1 मई पे आपने ये एंट्री की होगी, फिर 31 दिसंबर पे आपने ये एंट्री की होगी, मतलब ये अगली एंट्री, तो अल्टीमेटली यही शक्ल बन गई होगी ना। ठीक है, आसान है। देखो अब ये एडजस्टमेंट भी कितनी आसानी से होगी, वरना ये बैठ के सोचते हैं किस दिन इशू हुआ था, फिर किस दिन डिसऑनर हुआ है, फिर किस दिन कौन सी एंट्री हुई है। ज़िंदगी आसान करो यार, कि इस साल में ये होना चाहिए था, जो कि हो गया होगा, चुप है तो क्या कह रहा है, इसको डिसऑनर होने पर रिटर्न की एंट्री नहीं डाली है तो वो रिटर्न की एंट्री डाल। तो आप ऐसे कर लें, आपको इजाज़त है, सिर्फ आपको, लेकिन बाकी सब ऐसे करें। ये मैंने वैसे इस दिन एक्रूअल की पहली एडजस्टमेंट कराई थी, मैंने ये बात ऐसे ही की थी कि ये 2 एंट्रीज अलग करें या सही वाली एज्यूम कर लें कि जी पूरे साल में ये बैंक से पैसे निकले और फिर एंड पे एक्रूअल की एडजस्टमेंट करके जो शक्ल बनती है वही शक्ल आप ओरिजिनल एंट्री में बना लिया करें, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये बात एक स्टेप आगे ले गया था, थोड़ी टेक्निकल एडजस्टमेंट इसलिए है कि जो होना था असल में एक्रूअल वाला, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला, कह रहा है वो रिवर्स होना है, वो रिवर्स नहीं हुआ तो वो रिवर्स कर लें। कहानी सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल हुई थी, सीधी एडजस्टमेंट थी, फिर क्या मसला। वो यूँ कहता, नॉर्मल एडजस्टमेंट इस तरह क्या होती थी कि 240 हो गया है जी, चेक इशू हो गया एंड द अमाउंट पेड वाज डेबिटेड टू रेंट एक्सपेंस। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट थी कि होना चाहिए था, ये हो गया है 240 से एक्सपेंस डेबिट, तो सही करने के लिए हम एक्सपेंस को 200 से क्रेडिट करके प्री पेमेंट डेबिट करते हैं। तकरीबन हर सवाल में एक्रूअल की ये वाली एडजस्टमेंट है जो मैंने बोली ज़बानी, इसमें वो थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक है, चलें आगे। फ़ोटो खींचनी, ले खींच हैं, बॉल पॉइंट ख़त्म हो गई, बॉल पॉइंट दो यार इसको कोई। मैं तो मेरे बैग से निकाल लो, पॉइंटर निकाल लो, वो आ रही है। अच्छा जी, ये सवाल नंबर कौन सा था? चलो अब तस्वीर तो आपने खींच ली है। अच्छा जी, 10 में 2 एडजस्टमेंट है बस, प्लीज़ बेटा 2 एडजस्टमेंट्स। नंबर 2, बड़ी आसान एडजस्टमेंट है जी नंबर 2 में। तो कहता है फ्री सैंपल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 300 वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पोटेंशियल कस्टमर्स। आगे ना जाओ, क्या बताया था जी, मैंने एक जैसा कर दिया था सारी एंट्रीज को के ओनर घर ले जाए गुड्स अपने अपनी रिपेयर के लिए, अपने ही इन्वेंट्री से उठा के चीज़ें, कोई स्पेयर पार्ट्स यूज़ कर लिए, या आपने चैरिटी कर दिया, या आपने फ्री में सैंपल बांट एडवर्टीजमेंट कर दी, या इवन आपने अपनी इन्वेंट्री वाली चीज़ें निकाल के एज अ फिक्स एसेट यूज़ करनी शुरू कर दी। सब की एंट्री क्या है, परचेजेस अगर पीरियोडिक सिस्टम है, और इन्वेंट्री अगर परपेचुअल सिस्टम है, ये क्रेडिट दो और रेलेवेंट हेड को डेबिट कर दो। वो ड्राइंग है, रिपेयर है, चैरिटी है, एडवर्टीजमेंट है, इवन फिक्स्ड एसेट है, उनको डेबिट करो और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दो। अब ये क्या है, क्या है ये, सैंपल्स फ्री में बांटे। ओ फ्री में उनको फ्री है ना, हमें तो फ्री ना पड़े, हमें तो खरीदे या बनाए थे ना, हमें तो कॉस्ट पड़ी थी, तो उस कॉस्ट की एंट्री इसलिए करते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, और परचेजेज या इन्वेंट्री। ओह पिछले सवाल में परपेचुअल था, इसमें पीरियोडिक है। अच्छा होगा दोनों सवालों में दोनों सिस्टम रिवाइज कराया। फ़र्क क्या पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस एंट्री परचेज में क्रेडिट कर दो। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। बड़ी मार पई कल तो फिर हैं जी, कितनी से ये एंट्री कॉस्ट से होनी है। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस, गुड्स कॉस्टिंग। चलो अच्छा है, गुड्स कॉस्टिंग, तो ये 30 है ना, ये गुड की कॉस्ट उसने बताई है, तो ये एंट्री होनी चाहिए। उन्हें की किया है, बट वर मिस्टेकनली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल एट अ मार्कअप ऑफ, यानी उसने सही सेल रिकॉर्ड कर ली।
सही सही सेल रिकॉर्ड कर गया भाई। मतलब क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो ये उसने सेलिंग प्राइस से की है, ये 30 तो कॉस्ट है। अब वही वाली इक्वेशन, मुझे पता है आपको ज़बानी भी समझ आ रही, लेकिन फिर भी आप छोटा सा ऐसे लिख लें, आप C+P=S छोटा सा लिखें, कोने पे कहीं पे, खुदरे में कहीं पे। ऑन कॉस्ट है तो 100 कॉस्ट है, प्रॉफिट 30 है, तो सेल 130। हाँ भाई समझ आती है? ये कितने को 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। मैं तो अभी तक ऐसे ही करता हूँ, नालायक आदमी हूँ ना, आप तो लायक बच्चे ज़बानी कर लेते होते हैं, लेकिन कोई नहीं, 2-3 सेकंड लगा लिया कर। अब 30 रुपये कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालनी है? 30 को डिवाइड करो कॉस्ट की परसेंटेज 100 से, मल्टीप्लाई करो 130 सेल की प्राइस परसेंटेज से, तो सेल कितनी आ गई? 30। लो जी ऐ करता जी उन्हें। अब हम क्या करें? बोलें हम क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट होना था, नहीं हुआ, करेंगे। हम सीए कर रहे हैं जी 30 से। फिर परचेजेस क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर ले। अलग अलग भी कर सकते हैं एंट्रीज, बिल्कुल अलग अलग ही किया करें आप। ये तो मेरा ऐसे मेरा दिल कर रहा होता है, मैं ऐसे कर देता हूँ। डेटर डेबिट हो गया भाईजान, क्या मतलब डेटर? ये डेटर है, क्रेडिट करो। सेल्स है ये, शर्म करो कुछ। डेबिट करो, क्रेडिट गलत हुई है। अब आप अलग अलग दोनों एंट्रीज कर लें, पहली कर लें, दूसरी उल्टा दें। इतना सिंपल काम है, इतना सिंपल काम है करेक्शन ऑफ एरर। लोगों ने तो बड़ा डराया हुआ था। है अब डर? अब डर है? अच्छा पहले 2-4 दिन क्या लग रहा था? वैसे पहले 2 दिन क्या लग रहा था? चक्कर ही कोई नहीं है भाई, डरा के तो आपको सीरियस ही करना होता है। नहीं लेकिन शुरू में तो लग रहा था ना, हो ही रहा है साढ़े में। आहिस्ता 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 आप कंफर्टेबल हो गए। इसमें यकीन मानो इसके इतने नंबर नहीं जितना इस पर टाइम लगता है। 7-8 नंबर का सवाल आता है, और देखो आज 10वां दिन है। आज शाम को आपको नहीं, कल दूंगा। आज आप ट्राई करेंगे एक सवाल होमवर्क में, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल की आपको, या दोनों की फिर मैं आपको डिस्कशन अवेलेबल करूंगा। अगर तो आप ये नियत करें कि रात को 9-10 बजे से पहले पहले आप सवाल ट्राई कर लेंगे तो रात को आ जाएगा। अच्छा वैसे एक बात है, पास होने वाले तो पहले सवाल करके फिर डिस्कशन सुनेंगे ना, तो मैं बस भेज दूंगा आज। हाँ, पास होने वाले बच्चे जो है ना, जो पास होने वाले बच्चे हैं, चाहे वो कल सुने लेक्चर चाहे आज सुने, वो पहले सवालों को करेंगे, खुद से करेंगे, और फिर उस डिस्कशन को अव्वल तो सोल्यूशन देखकर कहेंगे लोड ही कोई नहीं, सब सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ज़रूरत है, जब सही होगा तो टाइम क्यों वेस्ट करें? वो तो इसलिए है कि कोई समझ ना आए सवाल, ऊपर से गुजर जाए सवाल, तो चलो यार डिस्कशन देख लेते हैं। तो जिनका सवाल सही हो जाए ना, बिल्कुल सही हो जाए, उनको ज़रूरत ही नहीं है, और जिनको लगे ज़रूरत है वो फिर पहले सवाल कर चुकेंगे। ये पास होने वालों की बात कर रहा हूँ, जो पास होने वाले नहीं वो तो पहले लेक्चर सुनेंगे फिर सवाल करेंगे ना, ताकि हमें सोचना ना पड़े। नंबर 2 इज डन एंड डस्टेड। नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन सेलिंग एक्सपेंस होता है, ये सेलिंग एक्सपेंस होता है। कैरेज आउटवर्ड, तुम कैरेज लिख लो भाई, एक ही बात है। ट्रांसपोर्टेशन लिखा तो है, वो लड़ता है। वॉज रिकॉर्डेड एज ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भाई का ये बेसिकली परचेजेस का पार्ट बनता है ना, तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल है। ये मतलब एक एडेड टू परचेजेस। अगर आपका पीरियोडिक सिस्टम है, और अगर परपेचुअल है तो एडेड टू इन्वेंट्री, ठीक है ना। यानी ये भाई का कहना ये कि ये कॉस्ट ऑफ सेल में आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में कहाँ आता है? परचेजेस में ऐड हो जाता है। और ठीक है, अब अगर आपने पीरियोडिक सिस्टम यूज़ करना है तो परचेजेस, यानी कि देखो ना, आपने मिसाल के तौर पे बुक शॉप ओपन की, आप उर्दू बाज़ार से 25,000 रुपये का माल ख़रीद के लाए अपनी बुक शॉप में रखने के लिए, 1,000 रुपये आपसे रिक्शे वाले ने किराया ले लिया, तो आपको ये कितने में पड़ा माल? 26,000 में। तो परचेज़ की कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड ऐड होती है, कैरेज इनवर्ड ऐड होती है। वो मैं परचेज़ इसलिए कहा कि आप पीरियोडिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप परपेचुअल सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे तो बस इन्वेंट्री में ही वो डेबिट कर देंगे, और ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड 240 है, तो आउटवर्ड यानी सेलिंग एक्सपेंस है। एडजस्टमेंट नंबर केड़ा है? ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड क्या है जी? सेलिंग एक्सपेंस। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, बट ट्रांसपोर्टेशन लिखो, सेलिंग एक्सपेंस लिखो, ज़्यादा बेहतर है। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश अज्यूम कर लो, कैश क्रेडिट, कोई मसला नहीं जी, कैश
चुप है तो पे हो ही गया होगा जी। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से है? 240 से। क्या किया जी इसके बारे में? कहता है ओह वॉज रिकॉर्डेड एज, क्या कर गया वो? परचेज रिटर्न ना लिख देना, परचेजेस, कैरेज इन वर्ड, इन लिख दूं, इन कैरेज इन परचेज की कॉस्ट में ऐड होता है। परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, आगे नहीं लिखा, पता नहीं शायद लिखा हो, फिलहाल मैंने नहीं आगे पढ़ा, ना लिखा हो तो 240 से ही एंट्री हुई। हाँ सही कह रहे। और कहता है इस वजह से इन्वेंट्री जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 36 रुपये से ओवरस्टेट हो गई। क्यों? इन्वेंट्री में अनसोल्ड आइटम्स पड़े होते हैं ना। कौन से? जो परचेजे होते हैं। तो परचेजे हुए आइटम की कॉस्ट गड़बड़ हो गई। हुई कि ना हुई? एक चीज़ परचेजे हुए का पार्ट ही नहीं थी, आपने उसको परचेजे हुए का पार्ट बना लिया, तो उसी में से कुछ अनबिक्ड अनसोल्ड पड़े होंगे जो इन्वेंट्री में है, तो इन्वेंट्री की वैल्यू तो गड़बड़ हो गई ना। अब वो उसने आपको खुद बताया, क्योंकि आपको क्या पता जितनी परचेजी थी गुड्स उसमें से कितनी बिक गई और कितनी पड़ी हैं। तो उसने कहा छड्डो सारी टेंशन, इस गलती की वजह से इन्वेंट्री जो इस वक्त नज़र आ रही है बैलेंस शीट में वो ओवरस्टेटेड है। ओवरस्टेट वैसे हुई क्यों होगी? जाहिर है एक चीज़ आपकी परचेजेस का पार्ट आपकी गुड्स की कॉस्ट थी नहीं, आपने उसको गुड्स की कॉस्ट में ऐड कर दिया, तो गुड्स की कॉस्ट बढ़ गई, तो उन्हीं में से अनसोल्ड पड़ी है इन्वेंट्री में, तो वो भी बढ़ गई। लेकिन इस लॉजिक को सोचने की भी जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल में, तो काम चलाना था अपना। इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है, इन्वेंट्री वाली एडजस्टमेंट है भाई अकाउंटेंट, इन्वेंट्री वाली एडजस्टमेंट जो है उसमें तो हम सिर्फ तुम्हारी गलती को कैसे सही करते हैं, इन्वेंट्री को सोच लेते हैं बढ़ाना है या कम करना है, और दूसरा इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है। अच्छा, अब ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड की कोई ओरिजिनल रॉन्ग ना किया करो, ठीक है ना। करना चाहो तो अज्यूम करो, ये 36 है ना, 36 अज्यूम करोगे इन्वेंट्री 1 लाख थी, ठीक है, तो आपने कहना है ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी। वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वैसे करके दिखा दूंगा कभी दिल किया तो, अभी काम नहीं, दिल वैसे अभी भी कर दूंगा, लेकिन पहले जरा करेक्टिंग एंट्री कर लें। ठीक है, अब पहले तो इस गलती को सही करो। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट होना था, नहीं हुआ, करिएगा। कितने से? कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करिएगा। परचेजेज डेबिट गलत हुआ, सही करने के लिए क्रेडिट करिएगा। उसके बाद इन्वेंट्री क्या हो गई है? ओवरस्टेट। जो बंदा ओवर हुआ होता है उसको हाथ पे लाना होता है ना, तो इन्वेंट्री ओवर हुई हुई है, इन्वेंट्री को कम करना है, इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 36 से। और दूसरा इम्पैक्ट तो स्टॉक लिख लो, ये लो। अब ठीक है, ओ भाई पीरियोडिक किसे बोला? पीरियोडिक है क्लोजिंग एंट्री। अब मैं समझाता हूँ, ठहर जाओ। मैंने कहा था पीरियोडिक हो परपेचुअल, यार सारा मेरा, ठहर जाओ, केमिस्ट्री सारी खराब करती, ठहर जाओ। सारा कॉस्ट ऑफ सेल सारा मोशन तोड़ देता है तुसी हैं। अब मैंने कहा था पीरियोडिक परपेचुअल मत सोचा करो, बस ये एंट्री कर डाला करो। अच्छा अब सुनो, अगर कोई अज्यूम करे फिगर, कोई अज्यूम कर लो जी, इन्वेंट्री कितनी इस वक्त, इन्वेंट्री कितनी है बताओ? नहीं वो 36 तो वो है 100 रुपए की इन्वेंट्री सही वाली फिगर है, होनी चाहिए थी 100, लेकिन गलती से वो कितनी बन गई? 136। मैंने अज्यूम किया कि इन्वेंट्री सही कितनी थी? 100। वो कह रहा है ये ओवरस्टेटेड है 36 है, तो इसका मतलब 100। यानी कि आप पीरियोडिक सिस्टम में क्या एंट्री करते हो? क्लोजिंग स्टॉक की, स्टॉक डेबिट क्लोजिंग इन्वेंट्री, मैं इन्वेंट्री लिख रहा हूं, आप भी इन्वेंट्री लिखा ना, ठीक है। स्टॉक डेबिट क्लोजिंग स्टॉक डेबिट क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। 100 से होना चाहिए था, ये हो गया क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 100, क्योंकि इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है तो इसी की तो एंट्री होनी थी। अब देखो इन्वेंट्री डेबिट होना था 100 से, हो गया 136 है, तो क्रेडिट कर दो 36। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होना था 100 से। इस तरह सोचना नहीं है, टाइम ज़ाया होता है, काम फिर भी वही हुआ है। बात समझ आई है? सोचना ऐसे नहीं है, टाइम ज़ाया होता है, वरना आप अज्यूम करो, अज्यूम करके वहीं पे पहुंचे हो। आपको ये मिटा क्यों दिया? ये देखो मैंने कहा अज्यूम करें क्लोजिंग इन्वेंट्री 100, आपका 100 का दिल नहीं कर रहा, आप 1000 अज्यूम कर लें। अज्यूम करें 1000 रुपए की इन्वेंट्री थी, 1000 से ये एंट्री होनी थी, 1036 से हो गई, तो 36 रिवर्स कर दें। तो मैं कह रहा हूं यार पीरियोडिक और परपेचुअल जिंदगी आसान कर लो ना। आप ये ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट इन्वेंट्री की जो है करेक्टिंग एंट्री मांगे तो उसके अंदर यही कर दिया, जिंदगी आसान रहेगी आपकी। ठीक है, तो मत करो ये अज्यूम शज्यूम,
जब भी कभी आपको इन्वेंट्री की ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट आए, इन्वेंट्री की कोई भी गलती आए, तो पीरियोडिक परपेचुअल से बालातर होके आप ये एंट्री कर दिया करो। दोनों का इम्पैक्ट वही है। कॉस्ट ऑफ सेल तो सेम ही आई थी ना जिस दिन मैंने आपको इन्वेंट्री रिवाइज कराई है। परपेचुअल सिस्टम हो, पीरियोडिक सिस्टम हो, क्या इन्वेंट्री की वैल्यू बदल जाती है? वो फाइफो एफको से बदलती है। फाइफो एफको वो मेजरमेंट के मेथड डिफरेंट है, ये तो सिस्टम है। सिस्टम कोई सा भी लगा लें आप, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चेंज नहीं होती। ठीक है ना? लेके जाऊं उधर इन्वेंट्री वाले पे, काम चल जाएगा भी। तो पीरियोडिक परपेचुअल से बालातर मैंने ज़िंदगी आपके आसान की हुई है कि आप इस तरह से सोच लिया करें। बाकी असल कहानी तो ये थी इसके पीछे, पूरी कहानी। अब पागल है, पूरी कहानी देखें जब काम चल रहा है अपना। ठीक है, ले जी, पास पेपर 10 भी हो गया। इसने ऐसे ही टाइम ज़ाया कि आप लोग टाइम पे आते तो मैंने नलतरी शुरू किया था। अब देखो ना, पौना घंटा लग गया इनको। आज सब ही इलीगल है। वो सर को कहते हैं ना, पोर्टल पे डाल देंगे आपके। आ गया हुआ है हा हा हा। जो आज चलना है, दुआ किया करो सर को छुट्टी ना ही करनी पड़ा करे सेशन में। सर छुट्टी की टेंशन में ना 2 दिन से सर पढ़ाई जा रहे हैं। सर कोई टेंशन पड़ी है मेरी छुट्टी हो जानी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे तशरीफ ले आए। आखिरकार हम पहुंच ही गए उस सवाल का इंतज़ार जिसको आपको था। नहीं, 6 आपने नहीं किया, कर लिया था। चलो अच्छा, फिर तो जल्दी हो जाएगा। ये कल आज आ गई ना। ये असल में मैं फिर भी कराऊंगा, क्योंकि इसमें करेक्टिंग एंट्रीज नहीं मांगी उसने, इसमें उसने प्रॉफिट की एडजस्टमेंट मांगी नहीं है, लेकिन अंदर खाते है थोड़ी सी वो भी। और असल में इसमें बैलेंस शीट, करेक्टेड बैलेंस शीट बनानी है। तो मैं इसलिए ये सवाल कराऊंगा ही कराऊंगा, चाहे आप जो मर्जी कर लें। बस ये है कि क्विकली हो जाएगा। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। उसमें फिर मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन बैंक वाला, जिसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है उसको एक ही वक्त के अंदर सिखाऊंगा। बस ये आखिरी 2 बातें रहती हैं। चलो तो इसमें भी निकाल लेते हैं, उसमें भी देख लेते हैं। ज़रा पहले नलतर वाला कर लें, ये ज़रा डिफरेंट है। अच्छा, ये पूरी बैलेंस शीट सही करवा रहा है, ये ट्रायल बैलेंस भी सही करवा सकता है। अभी तक करवाया नहीं कि ट्रायल की फिगर्स दे दे और फिर एडजस्टमेंट्स दे तो कहे एडजस्टेड ट्रायल बना दो। फ़र्क क्या पड़ता है, वही फिगर वहाँ पड़ी होंगी, सही कर देंगे। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट भी देकर सही करवा सकता है। आज तक पास पेपर में नहीं पूछा उसने, लेकिन क्वेश्चन बैंक में एक सवाल पड़ा है, वो करेंगे तो आप खुद, मैं सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट्स बल्कि डिस्कस कर ही चुका हूँ तकरीबन सारी। आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, वो करेंगे इंशाल्लाह। तो 1-2 दिन 3 दिन तक आपका ये चल रहा होगा नए टॉपिक के साथ। आपको कोई मसला होगा तो मैं आते साथ डिस्कस कर दिया करूँगा। मेरी तरफ से ये लास्ट लेक्चर है। मंडे को इंशाल्लाह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टार्ट करना है। अच्छा जी, क्योंकि अब इसमें बचा ही कुछ नहीं। अब आज से आगे चलाया ना काम तो बोर करेगा अब ये, क्योंकि अब कुछ नया नहीं है ना, कुछ नया सीखने को मिला था रोज़ करेक्शन ऑफ एरर में, तो हमारा मोराल काफ़ी हाई हो रहा था। अब बोर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब आज सवाल देखेंगे आपको एडजस्टमेंट है, इक्का दुक्का थोड़ी प्लस माइनस होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं। इन्वेंट्री हमने देख लिया, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हमने देख लिया, डिस्काउंट की एडजस्टमेंट्स हमने देख ली। अब फिर पीछे क्या बचा, सस्पेंस वाली एडजस्टमेंट सारी कर ली। ठीक है, शुरू करें काम को। कहता है जी, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर। उसने बैलेंस शीट बना कर दी, ड्राफ्ट, कहता है ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 19 इज अंडर रिव्यू। और फिर वो कहता है फॉलोइंग मैटर्स वर आइडेंटिफाइड। अब ये वाले मैटर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इनमें मज़े की बात यह है कि 2 एडजस्टमेंट्स पहले से ही आप कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो देर नहीं लगेगी। और ये ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स में भी एक ये एडजस्टमेंट अच्छी है जो कि 2-4 मिनट लेगी आप, और एक ये एडजस्टमेंट अच्छी है, ये भी 2-4 मिनट ले जाएगी आपके। बाकी एडजस्टमेंट्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
असल में अब हो गई हैं चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड ना। देखो अब इसमें सस्पेंस आ रहा है। अब पहले दिन ये सवाल करते तो फिर आपके तो चारों टायर ऊपर ही होने थे, लेकिन अभी ये सवाल की कोई वक़्त नहीं है, अभी ये आप फड़का देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट है करेक्टेड बैलेंस शीट बनानी है, तो सबसे पहले सफ़े के ऊपर तो आपने फिर यही लिखना है, नलतर एस्टैब्लिशमेंट, एडजस्टेड, करेक्टेड, जो भी लिखना चाहें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 19। फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स भी हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली साइड भी है। तो मेरे ख्याल में तो मैं कोशिश करूँगा एक ही लाइन में पूरा हो जाए सारा काम। मार्कर किसने निकालने थे? हैं सर, बड़े दिन हुए हैं, उधर आप गए ही नहीं, तो हमने कहा शायद यूज़ ही नहीं होना है ना। क्या करें, अब क्या करें, चीज़ें ऐसी थी, या तो कॉन्सेप्ट्स थे जो मैं कभी भी आपको किसी भी मौके पे दिखाने के लिए ख्वाहा होऊंगा, वो भी वहीं पे लिखने थे, या फिर सवालों में छोटी छोटी एडजस्टमेंट थी, वहीं पे ही हम ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग कर रहे थे। तो प्रॉपर सवाल ज़रा इधर हो जाए, अच्छा है यार। वैसे आपने बड़ा मशवरा कमाल का दिया यार, ये जो मेरा दिल आपने खुश कर दिया है। ये जो आपने कहा है ना कि जिस सवाल को अभी आपने कराया, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट। अच्छा चलें देखते हैं, फिलहाल तो ये सवाल कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 है जी। अटैम्प्ट बताएं ज़रा। स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन 8 है। नाम है इसका नलतर एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा चलें, ये नलतर एस्टैब्लिशमेंट बस आपने ऊपर लिखना है रिक्वायरमेंट में, वो मैंने ज़रा उधर लिख दिया है। अब रिक्वायरमेंट क्या है जी? करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पूरा लिखना है आपने, एज ऑन 31 दिसंबर 2019। अच्छा, अब एहतियातन ना आप लोगों ने तो मतलब पीपी आपको फिक्स्ड एसेट सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, ठीक है ना। नॉन करंट एसेट में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स नज़र आ रहे हैं, ऐसा ही है। तो बस आप एक लाइन छोड़ने की बजाय 2 छोड़ दें। फिर करंट एसेट्स आपको इनके सवाल में नज़र आ रहे हैं 4 नज़र आ रहे हैं, आप 6 लाइनें छोड़ दें, और आ जाता है, कोई कम भी हो सकता है। आपको इक्विटी लायबिलिटी में 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है, 3 छोड़ दें, सही है। और उसके बाद आपको लाइबिलिटीज़ के अंदर बाकी सारा सफ़ा खाली होना है, फिर तो टेंशन ही कोई नहीं, ठीक है। तो उसी तरतीब में रख लेता हूँ। तो नॉन करंट एसेट्स है, आपने सफ़ा पूरा करना है बस अपना। नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद आपने 2 लाइनें छोड़ी हुई हैं, फिर करंट एसेट। इसलिए बता रहा हूँ पेपर में ऐसे होता है ना, हालांकि सवाल पढ़ के ही आपने फॉर्मेट बनाना होता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी छुपी हुई रह जाती है, छुपी रुस्तम, जो बाद में निकल आती है, तो गंद ना पड़े। वरना खैर है, कोई मसला नहीं, एडजस्टमेंट तो हो ही जाती है। बहरहाल फिर भी एहतियातन एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। करंट एसेट्स में आपने 5 लाइनें 6 लाइनें छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की हेडिंग दें। पहले इक्विटी आ गई, इक्विटी में आपने 4 लाइनें छोड़ दी। उसके बाद लायबिलिटीज़ आ गई, लायबिलिटीज़ उसने करंट ही बोली हुई है ना, बहुत अच्छी बात है, मैं भी डायरेक्ट ही करंट लायबिलिटीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब ये मेरा फॉर्मेट बन गया। अब हमें बस चीज़ें जो हैं वो पूरी करते जाना है। तरतीब ये रखनी है कि एडजस्टमेंट्स पढ़नी है, और जिस हेड को, जिस फिगर को कोई एडजस्टमेंट हिट कर रही है, उसको हम यहाँ पे ले आएंगे ब्रैकेट में। लेकिन वो जो आज तक आपको लेजर्स बनवाता रहा, पीपीई एडजस्टेड बनाओ, डेटर एडजस्टेड बनाओ, प्रोविजन का एडजस्टेड अकाउंट बनाओ, वो अकाउंट अब नहीं बनाने। हत्तुल वसा कोशिश करनी है अकाउंट्स की बजाय प्लस माइनस ही करना होता है ना, वो ब्रैकेट में कर दें। बस ध्यान ये रखना है कि एसेट डेबिट तो प्लस और एसेट क्रेडिट तो माइनस। लायबिलिटी कोई डेबिट है तो वो माइनस है, और क्रेडिट है तो प्लस। इतना तो पता है ना, थोड़ा टाइम बचेगा, ये इसलिए सवाल करा रहा हूँ। इस पर टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। कोशिश तो यही है कि 15-20 मिनट के अंदर कम से कम इसके एडजस्टमेंट्स जो है वो नज़दीक लग जाएँ, मुश्किल 1-2 एडजस्टमेंट्स के अलावा, ठीक है। तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स है सवाल, बोलो। तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स आपने बिल्कुल कोने पे सफ़ेद करके लिख लिया, ताकि एडजस्टमेंट सारी आप यहाँ पे कर सकें, ठीक है जी। चलो, उसके बाद अब आपकी आगे वर्किंग्स के लिए पूरा बोर्ड खाली है।
अब ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग रिक्वायर्ड तो नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा, वैसे देखते हैं कोई बहुत आसान हो तो। जब बल्कि ओरिजिनल रॉन्ग यहाँ पे करते हैं ना, सोल्यूशन वैसे मैंने कर दी थी, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन कर दी थी बच्चों के लिए। खैर चलें छोड़ें, अभी छोड़ो, देख लो एक दफ़ा पढ़ लिया वैसे आपने, फिक्स एसिड नेट आ रहे हैं, नेट मतलब बुक वैल्यू है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री अगर करनी पड़ी कहीं पे तो डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट करने के बजाय एसिडी क्रेडिट कर देंगे, और अगर रिवर्स करनी है तो एसिडी डेबिट कर देंगे। आसानी हो जाएगी इस एंट्री को करने की, ये एडजस्टमेंट्स करने की। बल्कि आज से ऑनवर्ड्स जैसे IAS 8 में भी जाएंगे ना, वहाँ पे करेक्शन आनी है, फिक्स एसिड की लाजमी आनी है करेक्शन, वहाँ पे भी करेक्शन ऑफ एरर के बगैर वो चैप्टर भी नहीं हो सकता। तो जब वो चैप्टर में जाएंगे तब भी मैं आपको यही कहूँगा कि डेप्शन वगैरह का इंपैक्ट जो है वो एसिड में ही डाल दिया करो, करेक्शन करनी आसान होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। डेप्शन की एंट्री क्या है, बढ़ाने की, डेप्शन डेबिट, अक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट, या एसिड भी क्रेडिट कर सकते हो। डेप्शन रिवर्स करने की एंट्री क्या है, अक्यूमुलेशन डेबिट और डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट। अक्यूमुलेशन डेबिट करने की बजाय एसिड भी डेबिट कर सकते हो, आसानी है इसमें। सीखते हुए सब सही सही सीखा, अब शॉर्टकट्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाते रहेंगे ना हम, ठीक है। अच्छा, तो फिक्स ऐसे नज़र आ रहे हैं, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल है, ड्राइंग्स एसिड होता है। अच्छा, डेबिट नेचर की चीज़ होती है तो ठीक है, हम उसको सही कर लेंगे। ये ड्राइंग्स जो हैं इक्विटी में डेबिट है ना, डेबिट तो इक्विटी की सारी क्रेडिट नेचर की होती है, तो ये डेबिट नेचर की वहाँ पे जाके माइनस हो जाती है, लेकिन एसेट्स में नज़र नहीं आती। ये लायबिलिटी उसमें इक्विटी में से नेट करते हैं डेबिट नेचर की, क्योंकि इक्विटी क्रेडिट नेचर की चीज़ होती है, कैपिटल क्रेडिट नेचर की चीज़ है, ड्राइंग डेबिट उसमें से माइनस होती है। तो बहरहाल सही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर कैश एंड बैंक है, फिर ओपनिंग कैपिटल है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है, और क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है। हमने बस इसमें एक चीज़ ऐड कर देनी है, ओपनिंग प्रॉफिट ऐसे ही होगा और ड्राइंग माइनस होकर क्लोजिंग। लेकिन अगर एडजस्टमेंट्स हुई, एरर्स हुए कोई और भी, और उन एरर्स में प्रॉफिट हिट हो गया तो ये प्रॉफिट भी सही नहीं है, इसको कहेंगे अनएडजस्टेड प्रॉफिट, और जो ये भी नेट प्रॉफिट है। इसलिए पहले ये सवाल करा रहा हूँ, ये आपको हर सवाल में सिखाया हुआ है, ग्रॉस और नेट अलग करना नहीं सिखाया, वरना प्रॉफिट की एडजस्टमेंट में अब आप अल्हम्दुलिल्लाह माहिर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, अगर गड़बड़ें हुई और उन गड़बड़ों को सही करते हुए एक्सपेंस इनकम हिट हो गए तो ये प्रॉफिट भी अनएडजस्टेड, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर ट्रेड पेबल्स हैं, ओके, अदर पेबल्स हैं। ऐसे अकाउंटेंट होंगे तो बैलेंस शीट में सस्पेंस ही नज़र आएगा। ये सस्पेंस ट्रायल में आया होगा, वहाँ से हुआ क्या होगा, अच्छा ये कौन सा बैलेंस है सस्पेंस का, क्रेडिट, मतलब कि इसके ट्रायल का क्रेडिट साइड हल्का होगा, इसने उधर बैलेंस डाल के, ट्रायल को नींद ना करें प्लीज़, बहुत अहम लेक्चर है इस वक्त, ट्रायल को बैलेंस कर दिया होगा, लेकिन उसके आगे बस वही सस्पेंस ही इसकी ज़िंदगी में एक चीज़ सस्पेंस भी है, ये बड़ा सस्पेंस है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। इसकी बैलेंस शीट में भी वो नज़र आ रहा है सस्पेंस, ठीक है। वो ऐसे ही उठा के क्रेडिट वाला इधर क्रेडिट में रख के बैलेंस शीट टैली कर दी। तो इंशाल्लाह हम अभी जो बैलेंस शीट बनाएंगे, हम अकाउंटिंग की वो मार इसको देंगे कि इसका सस्पेंस सारे का सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बल्कि ये कल वाले मैच के बाद तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड लायबिलिटी है, कहते हैं हाँ, तो एक गलती है, एक इनकम है गलती से लायबिलिटी में पड़ी हुई है, तो ये भी करेक्शन है, सही कर लेंगे इंशाल्लाह। ये कहीं पे ना भी बताए ना आगे जाके, ये मुंह पे नज़र आने वाली गलती है, ये गलती मुंह पे नज़र आ रही है, ठीक है, कि इसको सही करना है। अगर उसने कुछ ना भी कहा ना तो ये इनकम P&L में जाती होती है, ये लायबिलिटी नहीं है, तो लायबिलिटी में उसने रखा हुआ है, यहाँ से डेबिट करके इनकम में क्रेडिट कर देंगे, कोई मसला नहीं, यहाँ से ख़त्म कर देंगे, सही है। लेकिन मैंने इनमें से कोई भी फिगर अभी वहाँ नहीं लिखी, हालांकि सारी फिगर्स ब्रैकेट में लिख सकता था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस किसी अकाउंट को कोई चीज़ हिट करेगी ना, सिर्फ उसको पकड़ेंगे, यहाँ से उसको टिक कर लेंगे और उसकी एडजस्टमेंट्स करते रहेंगे, और एंड पे जाके जिस चीज़ को किसी एडजस्टमेंट ने हिट ना किया सिवाय इस डिस्काउंट के, उसको जो है वो हम वैसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन सस्पेंस का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, ये बनेगा, इसमें एडजस्टमेंट्स पड़ेंगी और सस्पेंस नील हो जाएगा, जैसे आपको बताया हुआ सिखाया हुआ है, ठीक है। सही, शुरू करें काम। तो मैंने सबसे पहले सफ़े के ऊपर अपना फॉर्मेट बना लिया है जी, अब उसके बाद वन बाय वन एडजस्टमेंट्स को देखते जाते हैं, ठीक है। मेरा दिल है ऐसे ही कर लें, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग लिख लेते हैं, कोई गल नहीं। अब ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जो आप डायरेक्टली सोच सको, मैं पहले डायरेक्टली कराऊंगा,
बल्कि आज डायरेक्टली भी कुछ करते हैं। थोड़ा सा और आ गया। अच्छा भाई क्या कह रहा है स्नैपचैट? घू 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 क्या कर रहा है? हाँ क्या कह रहा था मुझे बताओ। इसकी आवाज़ में इतना सही बारी, इसकी आवाज़ पता लगता है ये बोल रहा है। रात मैच को क्या हुआ? वो बड़े लड़के लेकर आए थे ना कल, मैंने कहा था ना। मैच बगैर इनविटेशन कार्ड के तुम किसी की शादी पे चले गए थे। उसके बाद फिर तुमने होमवर्क भी इसी वजह से नहीं किया। तुम अब्दुल्ला हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम वो अब्दुल्ला हो जो मशहूर है, जो हर बेगानी शादी में गया। तुम वो तो नहीं हो। अच्छा ओके जी। एडजस्टमेंट 1। कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया है घर पे? अटेम्प्ट किया, मैंने बोला अटेम्प्ट किया। अच्छा अब देखो, आपने ऐसे आवाज़ लगाई थी यहाँ से 2-4 लोगों ने कि मैं तो ये समझ के कर लिया, मैं चला जाता आगे। कुछ खुदा का खौफ करो। मैंने वैसे कहा था होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। कुछ खुदा का खौफ करो। 2-4 ये अभी मैंने मिटा दिया, अल्लाह माफ़ करे, मैंने अभी भी मिटा दिया। होमवर्क 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 जर्नल एंट्रीज करने का कहा था ना। वो काम तो वही है, बस उसका जो एंड है वो डिफरेंट है। रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं मांगी थी, अगला काम सारा ही करना था। प्रॉफिट एडजस्टमेंट करनी है, वो नहीं कहा था करके आना। लेकिन देखो मैंने क्या काम किया। ये वर्किंग है मेरी, ये वर्किंग है, वर्किंग 1। ये कहा था करके आनी है। ये कितने बच्चों ने ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग इसकी पास कर ली थी। अब ये भी अभी देख लो। कोई नहीं यार, अगली बार कर लेना, कोई मसला ही नहीं है। अब बड़ा टाइम पड़ा है। एक अटेम्प्ट के अंदर FAR 1 की सही समझ नहीं आती, बंदा आगे तंग होता है, सारी जिंदगी काउंटिंग करनी है। अच्छा है जरा पक्के से करके जाएंगे, हैं जी, क्या फायदा। ऐसा कोई काम नहीं कर लेना कि पहली बार पास हो जाए। कोई ऐसा काम हमने नहीं करना कि खदशा हो कि पहली बार में पेपर पास हो जाए। ऐसा क्यों करें हम? लोग क्या कहेंगे, पहली टर्म में पेपर पास हो गया सीए का, शर्म नहीं आएगी हमें? चुप, एडी ग्रिप सर्विस जैसी। पढ़ो भाई। गुड्स कॉस्टिंग 5800 रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 19 वर इंक्लूडेड इन ईयर एंड फिजिकल काउंट। जाहिर है जी, अगर कोई चीज़ सुने अगर कोई चीज़ ईयर एंड से पहले आपके पास पहुंच गई है, 31 दिसंबर पे पहुंच गई है, और 31 दिसंबर पे आपने फिजिकल काउंट किया है, तो सुलेमानी टोपी पहन के तो बैठी नहीं है वो चीज़। उसने तो नज़र आना है, गिनती में भी आ जाना है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि 31 दिसंबर पे चीज़ें आ जाएं और इन्वेंट्री के फिजिकल काउंट में भी आ जाएं। बल्कि ये ना होता तो फिर मसला होता। बड़ी नॉर्मल सी बात है, ठीक है, कि आपको 31 दिसंबर को चीज़ें रिसीव हो गई और वो फिजिकल काउंट में आ भी गई हैं। यानी जब आपने एंट्री की होगी इन्वेंट्री, डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल, क्रेडिट, तो ये चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी क्योंकि फिजिकल काउंट में आ गई ना। उसकी वजह क्या है, कहीं लिखा हुआ है इसने? ये देखो, पीरियोडिक स्टॉक मेथड यूज़ करता है, तो फिर इन्वेंट्री तो हम फिजिकल काउंट से ही निकालते हैं और उसकी एक बार साल के एंड पे एंट्री करते हैं। स्टॉक, डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल, क्रेडिट, बताया था ना, इस सिस्टम में ये होता है। अब बोलो, तो अगर ये आ गई हैं और फिजिकल काउंट में शामिल हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री इनकी हो चुकी है, कोई मसला नहीं है। खैर अभी तक तो मसला कोई नहीं आया। वो कहता है हाउएवर दीज गुड्स वर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक ऑन। ओए क्या कहना चाह रहा है ये? कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि आपने जो एडजस्टमेंट की, आपने एंट्री करनी चाहिए थी आपको, पीरियोडिक है परपेचुअल है? परचेजेज डेबिट, क्रेडिटर, क्रेडिट की एंट्री करनी थी ना आपने, लेकिन कितने से? 5800 से। ये एंट्री जनाब जो थी ना, ये आपने नहीं की, क्योंकि आपको
इनवॉइस आई बाद में, तो आपने बाद में जब इनवॉइस आई तो इसकी एंट्री भी तभी की। यार हद होगी, इनवॉइस का आना कोई ज़रूरी है? यार कुछ तो सोचा करो यार। सारी पढ़ाई को तुमने पानी दे दिया है, मतलब सारी मेहनतें, अम्मा अब्बा ने इतनी मेहनत की, उस्ताद ने इतनी मेहनत की, लेकिन तुम हो के अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो। गुड्स का आना ये डिसाइडिंग फैक्टर है परचेज रिकॉर्ड करने के लिए। कैश का पे होना या इनवॉइस का रिसीव होना ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि गुड्स को रिकॉर्ड करना है जब कंट्रोल हमें ट्रांसफ़र हो जाए। और नॉर्मली सवाल चुप हो तो नॉर्मली विद डिलीवरी ये कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। कोई एक्सेप्शन हो, मैंने कहा था सवाल खुद बताएगा। तो नॉर्मल बात है, 31 दिसंबर को अगर चीज़ें आ गई हैं तो ये हमारी परचेज है, हमारी परचेज है, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन उसने 5 जनवरी को रिकॉर्ड किया। ऐसे भाई जब भी रिकॉर्ड किया, 31 दिसंबर पे तो नहीं ना किया। मेरा सवाल तो ये है कि 31 दिसंबर पर ही रिकॉर्ड हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो करो, क्योंकि मैं 31 दिसंबर की फाइनल स्टेटमेंट बना रहा हूँ। 5 जनवरी को चाहे 35 जनवरी को करें एंट्री, मुझे इससे क्या। मेरे साथ मसला क्या है, वो अब अगले साल जाके फिर इसको रिवर्स करना है, मतलब वो वहाँ पे एंट्री रिवर्स करेंगे। मेरा वो रेलेवेंट इस वक्त मकसद नहीं है, मुझे उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। अगले साल जो हुआ उसका क्या करें, फिलहाल मैंने क्या सही करना है अपना साल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना है कि यहाँ पर एंट्री होगी और अगले साल जो हुई पड़ी है वो अगली डेट पे रिवर्स होगी। लेकिन मैं क्यों उसको सोचूं, मेरे सिर्फ इस वक्त ये क्या मकसद है मेरा, 31 दिसंबर पर एक गुड्स परचेज रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, वो रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, तो वो रिकॉर्ड कर लें। परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही आपने इस एंट्री को देखा, एंट्री ने आपको देखा, आपने क्या कहा, लो जी कर लो कमाइयाँ। एक रेक्टिफाइंग एंट्री हो रही है जिसमें परचेज को भी हिट लग रही है और क्रेडिटर को भी। इधर सारे छक्के मारे उन्हें छुक छुक के, ठीक है। तो परचेजेस डेबिट, यार को 2 को ओवर भी सस्ते गुजर जाते ना उन्होंने सा नहीं लैन देता। अच्छा, परचेजेस और क्रेडिटर इसको हिट लग रही है, तो इसका मतलब क्रेडिटर जो हमें बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं वो सही नहीं है। और परचेजेस एक्सपेंस है, कह सकते हैं ना, मैंने कहा था एक्सपेंस कह लिया करें, कॉस्ट ऑफ सेल में होता है ना, तो इसका बढ़ना कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाता है, इसका कम होना कॉस्ट ऑफ सेल कम करता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल तो एक्सपेंस है ना, तो हम डायरेक्ट बोल दिया करते हैं परचेज एक्सपेंस है, ठीक है। तो परचेज एक्सपेंस है तो पीएनएल में हिट होगा, इसका मतलब जो प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है सवाल में वो भी सही नहीं है। अब 2 चीज़ें मुझे मिल गई, एक है जनाबे क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स को कहते हैं, ठीक है, तो जनाबे क्रेडिटर्स हैं, और दूसरे जनाबे नेट प्रॉफिट। अच्छा, मैं क्रेडिटर्स ही लिख दूं, वैसे तो असूली तौर पे आपने ध्यान क्या रखना है, पर्चे के अंदर ट्रेड पेबल्स ही लिखना है इनको, या ट्रेड पेबल्स ही लिखता हूं। ये 2 फिगर्स अब मुझे पता लग गए कि इनमें गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि प्रॉफिट के अंदर आपने सवाल क्योंकि किया हुआ, आपको पता है कोई एक नहीं कई एडजस्टमेंट्स हैं, इसलिए प्रॉफिट को ब्रैकेट की बजाय मैं वैसे ही करता हूँ। वैसे ब्रैकेट में वो भी हो सकता है, पर जैसे आपको चूंकि सिखाया इस तरह से था ना, अनएडजस्टेड लिख के प्लस माइनस करते थे, तो मैं वही ज़रा रिपीट टेलीकास्ट हो जाए इस तरह से वर्किंग कर रहा हूँ। ओके, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट की वर्किंग 2 कर लेता हूँ, वर्किंग 1 तो मैंने इसको कह जो दिया, प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए वर्किंग 2 कर लेता हूँ, और बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल सस्पेंस जब आएगा तो उसकी वर्किंग बना लेंगे, बाकी सब कुछ ब्रैकेट्स में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट वर्किंग 2 में एडजस्ट करेंगे, मुझे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट चाहिए, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट चाहिए। अनएडजस्टेड सवाल में गिवन है, अनएडजस्टेड कितना गिवन है जी, 93 रुपीज इन 1000 है ना, ऊपर लिख तो दिया वहां पे, वैसे यहां पे लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अनएडजस्टेड क्या चीज है, नेट प्रॉफिट है। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जरा वो प्रॉफिट लिखा हो तो प्लस माइनस करना जरा आपको इजी लगता है, ठीक है। अब और दूसरी चीज क्या गलत निकली है, इधर देखो, ट्रेड पेबल्स लिख दूं ना ताकि उसका वाला लफ्ज सामने आ जाए, है क्रेडिटर ही है, ठीक है, ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स को ही कहते हैं। अब सवाल से रॉन्ग एंट्री उठा के यहां पे लिखे, मतलब रॉन्ग फिगर, अनएडजस्टेड फिगर 17,332। अच्छा
अब ब्लू एडजस्टमेंट्स के लिए ब्लू, बल्कि रेड दो, दूर से नजर आए सर, फिर आपको कहो लाल है। अच्छा जी, सुने 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 सुने, क्या हुआ? आप क्या आपस में बात कर रहे थे भाई? पिछले वाले भाई को बताओ, आप क्या बात कर रहे थे? मुझे बताना यार, मुझे बता। आई वॉन्ट टू लाफ। अच्छा ये सुने सुने मेरी बात सुने, ये जो मैं अभी एंट्री करने लगा हूँ इसको पहले देख लें, उसके बाद जो आप करते थे वो नहीं कर रहे वो बता देता हूँ, ठीक है? फिलहाल जरा रेक्टिफाइंग एंट्री बोले। परचेजेस डेबिट, परचेजेस बढ़ गई, परचेजेस एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट क्या होता है? कितने से? ये लो जी, ये। और दूसरा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट मतलब कितना? लो जी। अब असल में ये लाल मार्कर सही नहीं है, दूसरा लाल मार्कर दो। असल में क्या हुआ, ये जो आपने सीखा हुआ ना काम, ऐसे सीखा हुआ था, एडजस्टेड क्रेडिटर्स, ये अनएडजस्टेड कैरी डाउन है 17,332। अब ये एंट्री आप कर रहे हैं परचेज इज डेबिट, उसका इम्पैक्ट पीएनएल में, और क्रेडिटर क्रेडिट, तो ये क्या हो रहा है? ऐड ही हो रहा है। तो ये हर जगह लेजर बनाते रहे तो फिर तो हमने कर लिया पर्चे में सवाल। तो ठीक है यार, सिंपल सी बात है, ब्रैकेट के अंदर वो लेजर ही तो है, ये लेजर ही बनना चाहिए। अनएडजस्टेड कैरी डाउन है, ये एडजस्टमेंट शुरू हो गई, प्लस माइनस और एडजस्टेड बैलेंस आएगा। आई कैप ने कभी भी लेजर नहीं बनाया अपने सोल्यूशन में, वो तो हमेशा ही ब्रैकेट में सारा काम कर देते। तो आपको सिखाने के लिए था, जहाँ पे ईजी लगे आपको तो ये काम करना चाहिए, इससे टाइम बचता है, ठीक है? तो आज आप ये कर सकते हैं, ठीक है? पहले दिन तो शायद ना कर सकते होते। तो कौन सी एडजस्टमेंट है जी? एडजस्टमेंट नंबर 1। बस जरूरत ही कोई नहीं, मेरी वर्किंग है, बस मैंने यहां पर लिख दिया, पहली एडजस्टमेंट ओवर। अब टेम्पो बन जाएगा, ठीक है? तो कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? घंटा हो गया पूरा? 1 घंटा 7 मिनट हो गया ना। पार्ट 2 शुरू करें, 1 घंटा इनको बस और पढ़ाना है, ज़्यादा नहीं।